सरला जी के पास सोने के कीमती गहने थे जो उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए संभाल कर रखे थे। लेकिन उनका बेटा अभिनव ने अपनी माँ के सारे सपनों पर पानी फेर दिया और ऑस्ट्रेलिया जाकर एक गोरी मैम के साथ शादी कर ली। अभिनव के इस कारनामे के बाद उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ हो गई, लेकिन वह अपने बेटे का हमेशा इंतज़ार करती रही कि शायद वह वापस आए। लेकिन 10 साल तक अभिनव ने अपनी माँ के साथ कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन जब उसकी माँ सरला जी की मौत हो गई तो गहनों के लालच में वह वापस देश लौटकर आया। पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसको अपनी माँ के गहने नहीं मिले। फिर उसने पड़ोस के लोगों से पूछा कि शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो या उनसे कुछ पता चल जाए। मोहल्ले वालों ने बताया कि आपकी माँ ने मरते समय ये कहा था कि ये कीमती गहने जहाँ मेरी चिता जलाई जाए वहीं पर गड्ढा खोद के दबा देना, और हमने ऐसा ही किया। यह सुनकर अभिनव बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। आधी रात को वह चुपके से गहने निकालने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसकी माँ की चिता जलाई गई थी, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वहां पर तो माँ, मुझे शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शादी तो हो जाएगी, लेकिन पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। सरला जी ने अपने बेटे से कहा कि शादी के बाद भी तो तुम अपना फ्यूचर पर फोकस कर सकते हो। तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे सर पर सेहरा सजा देखना चाहती हूँ। यह एक माँ की इच्छा है जिसको तुम समझ नहीं रहे। सरला जी को अपने बेटे की शादी की जल्दी थी, जबकि वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, एक प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ा रहा था, लेकिन साथ साथ वह अच्छी कंपनी में अप्लाई भी कर रहा था। बाहर जाना उसका सपना था, लेकिन सरला जी किसी हाल इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उनसे इतनी दूर चला जाए, क्योंकि इससे पहले उस मोहल्ले के जितने भी लड़के पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए बाहर गए थे, वह वापस नहीं लौटे थे। इतने बड़े बड़े घर खाली पड़े थे। मोहल्ले के बूढ़े माता पिता अपने बच्चों की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। शुरू शुरू में तो उनके बेटे त्योहारों पर वापस आ भी जाते थे, लेकिन अब तो त्योहार भी गुजर गए, लेकिन बच्चों ने आना छोड़ दिया। बस यही एक डर था जो सरला जी के दिमाग में था कि अगर मेरा बेटा भी बाहर चला गया तो शायद वापस नहीं आएगा, और फिर मैं अपने बेटे को देखने के लिए भी तरस जाऊंगी। बेटे की शादी के लिए उन्होंने कई सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थे। सरला जी एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारे गहने थे। लगभग 60-70 सोने तोले सोना था, जो कि बहुत कीमती था, जिनकी कीमत शायद करोड़ों में थी। लेकिन मोहल्ले वाले ये बात नहीं जानते थे। बस एक औरत थी जो इस सच्चाई को जानती थी। वह सरला जी की पड़ोसन और उनकी सहेली थी, या यूं कह लो कि एक दूसरे के राजदार थीं। एक दिन जब उनकी राजदार वंदना ने अपने बेटे मोहन से इस बारे में बताया। मोहन और अभिनव का संबंध भी अपनी माँ की तरह ही था। वह पड़ोसी होने के साथ साथ दोस्त भी थे। पहले तो मोहन विश्वास ही नहीं आया। फिर मोहन कहने लगा, अगर उनके पास इतनी दौलत है तो आज उनका बेटा 20,000 रुपये महीना की नौकरी क्यों कर रहा है? 2 साल उसकी पढ़ाई को पूरे हो चुके हैं, अच्छी जॉब ढूंढ रहा है, दर दर के धक्के खा रहा है बेचारा। अगर माँ के पास कुछ है तो बेटे को देती और उससे कहती कि जा बेटा, अगर तू कोई कारोबार करना चाहता है तो कर ले, या बाहर पढ़ाई करना चाहता है तो इन पैसों से अपने जाने की व्यवस्था कर ले। लेकिन उसकी माँ तो माल दौलत पर सांप बनकर बैठी हैं, ना खुद खर्च करती हैं, ना ही अपने बेटे को देती हैं। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि मैं अभिनव से बात करूँगा, उसे बताऊँगा कि उसकी माँ के पास कितनी माल दौलत जमा है। उसकी माँ ने अपने बेटे को मना किया और कहा कि क्यों माँ बेटे में झगड़ा कराना चाहते हो? सरला जी एक भली औरत हैं, वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ। जो कुछ उनके पास है उनके बेटे का ही है। मोहन ने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, अभिनव ने जो अपनी आंखों में सपने सजाए हैं वह आप नहीं जानती। पिछले 2 साल से वह जॉब करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ठोकरें खा रहा है। मेरी उससे बात ही हुई थी। वह यही कह रहा था कि अगर मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे होते तो मैं अपना छोटा मोटा कारोबार ही कर लेता। मुझे जॉब करने के लिए इतने धक्के ना खाने पड़ते।
सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एकेडमी में पढ़ाता है। 20,000 रुपये के लिए वह इतनी मेहनत करता है। अगर वह सच में अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं तो बेटे की मदद क्यों नहीं करती। माँ के लाख मना करने के बाद भी मोहन ने ठान ली कि वह अभिनव से इस बारे में बात करेगा। एकेडमी से वापस आते हुए वह अभिनव से मिला और कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊँगा। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे कोई अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अभिनव अपने दोस्त से कहने लगा, अगर आइसक्रीम ही खानी है तो सीधे सीधे बताओ, ये बहाने क्यों बना रहे हो। मैं जानता हूँ कि मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास कोई खुशखबरी नहीं, अपनी किस्मत में तो बस धक्के लिखे हैं। पिछले 2 साल से मैंने कितनी कंपनी में अप्लाई किया, फिर और पीएचडी करने के लिए बाहर देश की यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, लेकिन कहीं से मुझे रिप्लाई तक नहीं आया। अब तो मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मोहन उससे कहने लगा, यार मायूस ही ना कर, तू चल मेरे साथ। अब क्या यहीं सड़क पर सारी बात तुम्हें बताऊँ। मोहन ने बाइक स्टार्ट की। दोनों एक होटल में गए, आइसक्रीम खाई। फिर मोहन ने अभिनव से कहा, देख मेरी बात ध्यान से सुन। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मेरा नाम किसी के सामने मत लेना। या क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, बात तो बताओ। मोहन ने कहा कि तुम्हारी माँ के पास बहुत कीमती गहने हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। अभिनव ने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि आंटी ने झूठ बोला, लेकिन ये बात संभव नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरी माँ मुझे ज़रूर इस बारे में बताती। वह मुझसे भला क्यों छुपाएगी। माँ ने तो कभी इस बात का मेरे सामने कोई चर्चा नहीं की। मोहन कहने लगा, कोई वजह हो सकती है कि आंटी ने तुम्हें ये बात ना बताई हो, लेकिन वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला ही चाहेंगी। आज जाकर अपनी माँ से बात करो। कुछ गहने बेच करके तुम्हारा अपना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करा सकती हैं, और अगर बाहर जाना चाहो तो ये सपना भी तुम्हारा पूरा हो सकता है। मोहन की बात सुनकर अभिनव सोच में पड़ गया। वहाँ से घर आया तो अपनी माँ को अजीब नज़रों से देखने लगा। सरला जी ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो मेरा बेटा मुझसे कहना चाह रहा है। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, क्या हुआ, जब से तुम आए हो अपनी माँ को अजीब नज़रों से देख रहे हो। वह कहने लगा, माँ बस बात ही कुछ ऐसी है। आप तो मेरी माँ हो, मुझे इतना प्यार करती हो, तो इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, कौन सी बात जो मैंने तुमसे छुपाई। मोहन ने मुझे ये बताया है कि आपके पास कीमती गहने हैं, लेकिन कभी आपने मेरे सामने उन गहनों का कोई जिक्र तक नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जबकि मोहल्ले की औरतें इस बारे में जानती हैं। सरला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू अपनी माँ पर शक कर रहा है। वह कहने लगा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं, बस मुझे दुख इस बात का है कि मुझे दूसरे लोगों से इस बात का पता चला। काश आप मुझे बता देती तो मुझे खुशी होती। सरला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है, बस मैंने सोचा कि तुम्हारी जल्दी से शादी कर दूं। नहीं माँ, बात ये नहीं, कुछ और ही है। आप मुझे सच सच बताओ। बेटे की ज़िद करने पर उन्हें लगने लगा कि अगर आज उन्होंने सच ना बताया फिर बेटे का माँ पर से विश्वास उठ जाएगा। तो सरला जी को बताना पड़ा। उन्होंने कहा, एक दिन तुम्हारे पिता को एक औरत मिली थी। वह बहुत घबराई हुई और परेशान थी। तुम्हारे पिता ने उसे परेशान देखकर पूछा तो कहने लगी, मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं, मैं कहीं छुपना चाहती हूँ। अगर आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तुम्हारे पिता उसको अपने साथ घर ले आए। उसने कहा कि मैं दूसरे गांव से आई हूँ और सबसे छुपते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पति की मौत हो चुकी है। मेरा एक बेटा है जो अपनी नानी के पास है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी काफ़ी ज़मीनें थीं और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चुपके चुपके मेरे लिए काफ़ी गहने बनवाए थे, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने सौतेले भाइयों की नीयत के बारे में पता चल चुका था। मेरे पति को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला और गाँव वालों से कह दिया कि पत्नी से झगड़े के कारण उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। लोग मुझे ही बुरा समझने लगे। सारी संपत्ति और ज़मीनें उन सौतेले भाइयों ने अपने कब्जे में कर ली। मैंने वहाँ से निकलने में ही भलाई जानी और बेटे को पहले ही उसकी नानी के पास दूर के शहर भेज दिया था।
मौका पाते ही मैंने सारे गहने लेकर आ रही थी कि उन लोगों को मुझ पर शक हो गया। मैं छुपते हुए यहाँ तक पहुँच गई और आपसे विनती करती हूँ कि ये मेरी अमानत अपने पास रख लीजिए। अगर मैं लौटकर ना आ सकी तो जो आपकी मर्ज़ी करना। फिर वह सुबह होने से पहले ही हमारे घर से चली गई और मैं आज तक उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर ये सब मेरा होता तो मैं कब का तुम्हें दे चुकी होती। बेटा, बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब वह औरत आए और मैं उसे उसकी अमानत लौटा दूँ। अभिनव अपनी माँ की बात को खामोशी से सुन रहा था। फिर उसने पूछा कि इस बात को कितने साल गुजर गए हैं? तो उसकी माँ कहने लगी, कम से कम 25 साल हो गए होंगे। तो अभिनव ने कहा, आपको लगता है कि वह औरत ज़िंदा होगी? या कभी अगर उसे अपने गहने वापस ले लेने होते तो वह अब तक आपके पास आ चुकी होती या कोई ना कोई सूचना आप तक पहुंची होती। मुझे नहीं लगता कि अब कभी कोई इन गहनों को वापस लेने आएगा। माँ, समझदारी इसी बात में है कि आप इन गहनों को बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए। लेकिन इस बात पर सरला जी ने साफ इनकार कर दिया था। वह कहने लगी, बस यही डर था कि कहीं मेरा बेटा लालच में ना आ जाए, जो मैंने ये सच्चाई तुमसे छुपा कर रखी थी। बेटा, धन दौलत होती ही ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद को इसके आकर्षण से रोक ही नहीं पाता। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस अमानत की रक्षा करूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा पैर पटकता हुआ दरवाजे से निकल गया और फिर रात को ही घर लौटा था। वह इन गहनों के कारण से अपनी माँ से थोड़ा नाराज़ तो था। एक बात तो उसने भी अपनी माँ से छुपाई थी कि वह अपनी ही मोहल्ले की एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसका नाम दिव्या था। एक दिन दोनों माँ बेटे छत पर बैठे बातें कर रहे थे। वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा था। उसकी माँ बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। लेटे लेटे ही उसे अपने पिता का ख्याल आया और फिर उसने अपने पिता की मौत के बारे में सवाल किया, जो कि वह पहले भी कई बार पूछ चुका था और सरला जी उसे बता भी चुकी थी। सरला जी ने अपने बेटे को फिर से बताया कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। वे बहुत बड़े पहलवान भी थे। कभी किसी मैदान में कोई कुश्ती नहीं हारे थे। फिर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने भरी जवानी में तुम्हारे पिता की जान ली थी। तुम्हें उस समय सिर्फ 3 साल के थे जब उसने तुम्हारे पिता को जान से मारा था। तुम्हारे पिता भी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और जिसने मारा था वह भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिछले 20 साल से वह कातिल जेल में कैद है, जबकि उसकी माँ अभी तक जिंदा है और बहुत बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। हालांकि उसका बेटा मेरे पति का कातिल है। मैं उसके बेटे से तो बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे उसकी माँ पर तरस आता है। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक बार सबसे छुपकर उसके घर गई थी कि अगर मोहल्ले वालों को पता चला मैं अपने पति के कातिल के घर गई तो मुझ पर बातें बनती। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं इस मोहल्ले के लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। यह दिल के बहुत तंग हैं, मुश्किल में एक दूसरे की मदद नहीं करते। जब मैं उसके घर में गई तो घर की हालत बहुत ख़राब थी। हर जगह गंदगी फैली हुई थी। कमरे की हालत भी बहुत ख़राब थी। कमरे के कोने में वह बैठी थी। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी। मुझे उसने नहीं पहचाना। फिर जब मैंने उसे अपने बारे में बताया तो रोने लगी। रो रो कर मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती, जबकि मैंने उनसे कहा कि माँ जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? जो कुछ हुआ आपके बेटे के कारण से हुआ। आपका इसमें क्या कसूर है? वह रोकर कहने लगी, बेटे, किसी न किसी तरह से मेरा भी कसूर है। मेरे परवरिश में कोई ऐसी कमी ज़रूर हुई है कि उसने ऐसा कदम उठाया। यह बचपन से ही ऐसा था। जब क्लास में कोई बच्चा उससे ज़्यादा होशियार हो जाता, उससे ज़्यादा नंबर ले लेता, तो यह गुस्से की हालत में घर वापस आता। उस समय कमज़ोर था, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन घर आकर ये घर की चीज़ों को तोड़ता। उस समय ये इसकी छोटी सी आदत थी। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी इन हरकतों पर मुस्कुरा दिया करती थी। ना मैंने उसे कभी प्यार से समझाया, ना उसकी गलतियों के लिए उसे सज़ा दी। बस वह मेरा इकलौता बेटा था, इसीलिए उसे फूलों की तरह रखा। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया। यही नहीं, जब भी उसका किसी से झगड़ा होता तो मैं उसको बढ़ावा देती और उससे यही कहती कि किसी से दबकर नहीं रहना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मेरे बेटे ने एक बार एक लड़के को बहुत पीटा था, तब भी इसे जेल हो गई थी। ये एक बार पहले भी जेल होकर वापस आया।
फिर मैंने अपने बेटे को ये सब ना करने के लिए समझाना शुरू किया, लेकिन ये मेरी कोई बात नहीं सुनता था। ये मेरे कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। काश मैंने उस समय अपने बेटे की सही परवरिश की होती, उसे समझाया होता कि क्या गलत है क्या ठीक। लेकिन उस समय मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी थी। जिस बात को वह कहता मैं पूरा करती, और आज अपने बेटे के साथ साथ मैं भी सज़ा भुगत रही हूँ। बेटी, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं तो अपनी मौत का ही इंतज़ार किए जा रही हूँ। अपने बेटे के सवाल पर सरला जी ख्यालों से बाहर आईं। अभिनव अपनी माँ से बोला, माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। शायद आप माँ हैं, इसीलिए एक माँ के दर्द को समझती हैं। सरला जी ने कहा, हाँ बेटा, बस मैं उनके लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। काश उनका बेटा ऐसा ना होता। उसे अपनी माँ के दुख का कोई एहसास नहीं। इतने बुढ़ापे में भी वह अपने बेटे से मिलने उसके पास जाती हैं तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। 2 महीने हो चुके हैं, अब वह अपने बेटे के पास नहीं गईं। जब मैं उनसे इस बात का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी वह मिलने के लिए अपने बेटे के पास जाती थी तो वह मना करता कि यहाँ मेरे पास मत आया करो। जब मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी तब मेरी लाश को देखकर रो लेना। लेकिन बार बार यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। बेटे के लाख मना करने के बाद वह हर हफ्ते उससे मिलने जाती थी और उसे दुआएं देकर वापस आ जाती। लेकिन शायद उसे अपनी माँ की दुआओं की भी ज़रूरत नहीं थी। एक बार वह अपने बेटे से मिलने गई तो बेटे ने हाथ बाहर निकाले और अपनी माँ के बालों को पकड़ा और बेचारी का सर जेल की सलाखों के साथ टकराया। उसके सर से खून बहने लगा। वह आज भी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती, रोती रहती हैं। लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, अब वह उससे मिलने नहीं जाती। अभिनव अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, ये इतने सारे गहने आपने कहाँ रखे हैं, और आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई चोर या डाकू इन गहनों को ले जाए? सरला जी ने बेटे को प्यार किया और कहा, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए। आज से कई साल पहले जब तुम्हारे पिता जिंदा थे, पहलवानी तो उनका शौक था, लेकिन हमारी कमाई का साधन तो हमारे खेत ही थे। वह खेतों में काम करते, मेहनत करते, और दोपहर का खाना अपने पति को देने के लिए मैं खेतों की तरफ जाती थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि सरला, घर अकेला छोड़कर ना आया करो। दोपहर का खाना खाने के लिए मैं खुद घर आ जाया करूँगा। तुम्हारा यूं घर छोड़कर यहाँ आना ठीक नहीं। कई दिनों से मुझे अपने घर के आसपास 1-2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे घर पर नज़र रखे हैं। इतनी कीमती गहने घर में पड़े हैं, ऐसा ना हो कोई चोर चोरी करके वहाँ से ले जाए, तो हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारे पिता से कहा मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। कभी आपने सुना है कि हमारे मोहल्ले में कोई चोरी हुई है या कोई चोर यहाँ से कुछ लेकर भागा हो? तुम्हारे पिता ने कहा कि बुरा समय आने का पता नहीं चलता। वैसे भी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी बातें 2 आदमी सुन रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता की नज़र बहुत तेज़ थी। तुम्हारे पिता कहने लगे कि सरला, घर वापस जाओ, मैं शाम को वापस आकर तुम्हें बताऊंगा। वह मुझसे कहने लगे, जल्दी से घर वापस जाओ। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, लेकिन वह यही कह रहे थे कि जल्दी से घर वापस जाओ, मैं शाम को वापस आकर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। मैं वापस घर आ गई और शाम को जब तुम्हारे पिता वापस आए तो मैंने कहा, वहाँ क्या हुआ था? आपने अचानक मुझे घर वापस क्यों भेज दिया? तुम्हारे पिता ने बताया कि हमारी बातें 2 आदमी सुन रहे थे और मुझे शक है कि वह दोनों चोर ही थे। मैंने तुम्हारे पिता की इस बात पर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने कहा कि आज रात वह हमारे घर में चोरी करने ज़रूर आएंगे। रात के किसी भी समय हमारे घर में वह आ सकते हैं। इसीलिए जब मैं तुम्हें नींद से जगाऊं तो तुम शोर मत करना। मेरे दिमाग में एक योजना है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि परेशान ना हो, मैं आपका साथ दूंगी। बस मुझे हिला देना और मैं उठ जाऊंगी और शोर भी नहीं करूंगी। ये लगभग रात के 3 बजे का समय था जब तुम्हारे पिता ने मुझे नींद से जगाया। वह दोनों चोर हमारे आंगन में आ चुके थे। मैं सो रही थी लेकिन तुम्हारे पिता जाग रहे थे। उन्होंने मुझे नींद से उठाया। मैं डर गई। मैं एकदम से चिल्लाने वाली ही थी तो जल्दी से तुम्हारे पिता ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा कि चुप रहो, क्यों मेरी मेहनत को बर्बाद कर रही हो? मैं अभी तक कुछ नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हारे पिता आखिर क्या करने वाले हैं
और वह दोनों आदमी चोर ही हैं या कोई और। दरवाजे के एक सुराख से तुम्हारे पिता ने झांक कर देखा, वे दोनों हमारे दरवाजे पहुंच चुके थे और आपस में चुपके चुपके वह संदूक के बारे में ही बात कर रहे थे जिसमें गहने रखे थे। उनके कदमों की आवाज़ मैं सुन रही थी। जैसे ही वह दरवाजे के नज़दीक आए तो तुम्हारे पिता तेज़ आवाज़ में मुझसे बात करने लगे। अरे सरला, मेरी बात सुनो। मैं भी योजना के हिसाब से ड्रामा करते हुए बात शुरू की कि क्या बात है, रात के इस समय कौन सी ज़रूरी बात है, आप सुबह भी मुझसे कह सकते थे। वह कहने लगे, ऐसी ही एक बात मेरे दिमाग में आई है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमारे कीमती गहनों को रखने के लिए यह जगह ठीक नहीं, कोई भी यहाँ से गहने चुरा कर जा सकता है। मैं अपने पति से कहने लगी, फिर हमें क्या करना चाहिए? वे कहने लगे, रात के अंधेरे में मैं ये गहने अपनी ज़मीनों में दबा कर आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पिता से कहा कि मैं आपके साथ आऊँगी, अकेले घर में मुझे डर लगता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे मना किया कि नहीं, तुम घर में रहो, मैं अभी आता हूँ। दोनों चोर हमारी ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने गठरी में कुछ पुराने कपड़े डाले और फिर वह गठरी सर पर उठा खेतों की तरफ निकल गए। दोनों चोर बहुत खुश हुए और तुम्हारे पिता के पीछे एक दूरी बनाकर चलते रहे। तुम्हारे पिता ने बड़ी ही चालाकी से ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और पुराने कपड़ों की पोटली वहां दबा दी और फिर ज़मीन को दोबारा मिट्टी से ऐसे ढक दिया और इस तरीके से ढका कि असली जगह की पहचान करना मुश्किल था। फिर चुपचाप घर वापस आ गए। वह दो चोर अपने 3 और साथियों को भी अपने साथ ले आए। 5 लोग सारी रात ज़मीन की खुदाई करते रहे, हर जगह खोदा कि लेकिन कहीं भी उन्हें गहने ना मिले और फिर थक हार कर वहाँ से चले गए। सुबह तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि आओ, तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। सुबह को तुम्हारे पिता ने मुझे अपने साथ लिया और खेतों की तरफ चले गए। वहाँ जाकर हमने देखा सारी ज़मीन की खुदाई हो चुकी थी। एक रात में चोर मिट्टी की खुदाई करके चले गए, जितना 2 बैलों के से 2 दिन में भी पूरा करना संभव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह ज़मीन में हल चला कर गए थे। तुम्हारे पिता का आधा काम कर गए थे। फिर उस खुदी हुई मिट्टी में हमने खेतों में बीज डाले और फसल में हमें बहुत लाभ हुआ था। अभिनव ने जब अपने पिता की चालाकी और होशियारी की दास्तान सुनी तो हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा। सुबह अभिनव अपनी एकेडमी में गया। अभिनव जब अपनी एकेडमी से वापस आया तो आकर अपनी माँ से उस मोहल्ले की लड़की के बारे में बात की। सरला जी उसके घर परिवार को अच्छी तरह से जानती थी। उसका नाम सुनते ही उनके माथे में बल पड़ गए और उन्होंने आराम से अपने बेटे से कहा कि बेटा, ना तो वह लड़की ना ही उसका परिवार तुम्हारे लायक है। इससे पहले भी वह 2 लड़कों को अपने जाल में फंसा चुके हैं और उनसे रुपया पैसा हड़प कर रिश्ता तोड़ दिया था। तुम चाहे तो मोहल्ले में इस बात का पता कर लो। वह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी, तुम बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दो। माँ की बात सुनकर अभिनव चुप हो गया। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अब अभिनव अपनी माँ से नाराज़ हो गया था। ना वह अपनी माँ से बात करता था। वह डिप्रेशन में चला गया। कई दिन घर से गायब रहता और जब मर्जी होती वापस आ जाता। माँ से हमेशा यही शिकायत करता कि आप ही मेरी बर्बादी का कारण बनी है। ना तो आपने मुझसे कारोबार के लिए गहने बेचने दिए, ना ही मेरी पसंद की लड़की से शादी होने दी। आप मेरी खुशियों की दुश्मन हो। फिर एक दिन अभिनव की किस्मत का सितारा चमका जब उसके प्रिंसिपल को उसकी परेशानी का पता चला। उन्होंने उसे रुपए पैसे से भी काफ़ी मदद की और किसी तरह बंदोबस्त करके उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। उसे ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसने पीएचडी की। माँ से वह अब भी नाराज़ था। सरला जी ने हर तरह से बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से बात नहीं करता था। उसके दोस्त मोहन ने भी उसे मनाने की कोशिश की कि अपनी माँ से बात कर लिया करो, वह तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं, घर में अकेली हैं। ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने तुम्हारे लिए कर दिया जो इतनी बड़ी सज़ा उनको दे रहे हो। लेकिन उसने अपने दोस्त की बात भी नहीं मानी और उधर ही उसने एक गोरी लड़की से शादी कर ली। उसकी पत्नी ने ही उसे एक दिन सलाह दी कि तुम अपनी माँ से जाकर मिल लेना चाहिए। अगर सोचो तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। माँ के पास काफ़ी गहने हैं, इतना बड़ा घर भी है, गांव में इतनी बड़ी ज़मीनें भी हैं। अगर तुम इस तरह अपनी माँ से रिश्ता तोड़ोगे तो माँ के गुज़र जाने के बाद यह जायदाद किसी और के हिस्से में आ जाएगी।
इसीलिए अकल से काम लो और जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। लेकिन अभिनव ने अपनी पत्नी से यही कहा कि अब मैं माँ से बहुत दूर हो चुका हूँ। ये दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अब किस मुँह से माँ का सामना करूँगा। लेकिन फिर अपनी पत्नी की बात पर भी ध्यान दिया और यही सोचा था कि एक ना एक दिन माँ को इस दुनिया से चले जाना है, तो उनकी ये प्रॉपर्टी कोई गैर क्यों ले जाए। हो सकता है यही मोहन मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, क्योंकि उसकी माँ को इस बात का पता था कि माँ के पास इतने गहने हैं। वह फिर भी वापस नहीं आया। माँ की तरफ से उसे बार बार बुलाया जा रहा था, लेकिन वह अपनी माँ को नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन अचानक उसे माँ की मौत की खबर मिली, तो उसने अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने अभिनव से कहा, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब कितना बड़ा नुकसान हुआ। अभिनव ने अपनी पत्नी से कहा कि नुकसान कैसे हुआ? मैं अभी देश वापसी का टिकट कराता हूँ और तुम भी मेरे साथ जाओगी। जबकि पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं, आप अकेले ही वहाँ जाओ। जो इंसान पिछले 10 साल से अपनी माँ से नाराज़ था, उससे बात नहीं करता था, आज अचानक गहनों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए वह देश वापस आ रहा था, जबकि उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। उसने अपनी माँ के घर पहुंचकर बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह रोए, ताकि लोग ये ना कहें कि इसे अपनी माँ से प्यार नहीं था। लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी ना निकल सका। घर आकर उसने घर की तलाशी ली, एक एक संदूक को खोला, लेकिन उसे अपनी माँ के पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी ना मिला। वह काफ़ी परेशान हुआ। अपने दोस्त मोहन से मिला और उसे कहने लगा कि तुम तो मेरी माँ के बहुत करीब थे, उसके गहने कहाँ हैं? अभिनव ने अपने दोस्त से पूछा तो मोहन ने कहा, माँ जी ने ये वसीयत की थी कि मेरे वह सोने के गहने मेरे मरने के बाद मेरी चिता जहाँ जलाई जाए वहीं पर दबा देना। अभिनव कहने लगा, ऐसा कैसे संभव है? माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मोहन ने कहा, ऐसा ही है। वापस जाने से पहले अभिनव हर हाल में वह गहने हासिल करना चाहता था। आधी रात को उसने उस जगह को खोदना शुरू किया जहाँ पर उसकी माँ की चिता जलाई गई थी, और वह गहनों को ढूंढने के लिए गड्ढा खोदने लगा, जबकि मोहन ये सारा कुछ चुपके से देख रहा था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदना शुरू की, सबने मिलकर उसे पकड़ लिया, उसे भला बुरा कहा और यही कहा कि 10 साल तक वह बेचारी तुम्हें याद करती रही, लेकिन तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया और आज गहने निकालने के लिए तुम आ गए हो। मैं तुम्हें बता दूं कि आंटी एक बहुत अच्छी और दयालु औरत थी। उन्होंने अपने सारे गहने, अपना घर, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी ज़िंदगी में ही कुछ गरीबों और बच्चों के आश्रम के हवाले कर दी थी, और उन गहनों का सच भी सबको बता दिया था कि वह उनके नहीं थे। और यह सच्चाई तो तुम भी जानते हो। इतना लालच! मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। इतनी घटिया सोच के इंसान हो तुम, जो अपनी इतनी अच्छी माँ का ना हो सका, वह किसी और के साथ क्या दोस्ती निभाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अभिनव की पत्नी भी इस इंतज़ार में थी कि अभिनव जल्दी से माँ के हिस्से की प्रॉपर्टी बेच करके वापस आ जाए। लेकिन जब उसे पता चला कि अभिनव तो खाली हाथ लौटा है, तब उसने भी अभिनव को छोड़ दिया। अभिनव अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। पराए देश में अब उसे अपने याद आते थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा होना था। सच ही है कि दौलत के नशे में लोग अंधे हो जाते हैं। अभिनव भी गहनों को हासिल करने के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे अपनी माँ का प्यार, उनके दिए गए संस्कार कुछ भी याद नहीं रहा था। उसे तो बस गहनों की चाहत थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि अभी उसकी माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई है और पहुँच गया उस जगह की खुदाई करने। ये तो सरला जी ने अच्छा काम किया था कि उन्होंने किसी की अमानत को गलत हाथों में नहीं लगने दिया। उन्होंने गहनों को सही जगह पहुँचा दिया। इंसान को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अपने मरने के बाद के लिए भी सोचना चाहिए। और एक सच ये भी है, हमेशा गलतियाँ छोटे ही नहीं करते, बड़े भी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि ये अभिनव के पिता के कातिल की माँ ने अपनी जो कहानी बताई, उसमें सरासर माँ की गलती थी। इकलौता बेटा होना या इकलौती औलाद होना एक माता पिता के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह उसे प्यार में बिगाड़ कर रख दें, क्योंकि आपने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। वह अपने बच्चे के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें खुद भी सही गलत नज़र नहीं आ रहा था।
उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जिसने आगे चलकर उनके बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी राय और आपके लाइक और शेयर और आप जो हमें समय देते हैं उसके लिए हम दिल से आभारी हैं और ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप सभी से मेरी दिली से गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हम सफलता की मंजिल तक पहुंच सकें। आप सभी के सहारे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहानी अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ, ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।